है बीजेपी। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, आयातित उम्मीदवार ही नहीं है बीजेपी में। भाई, अब तो आयातित नेता भी हैं। कहाँ? वो क्योटो में। क्योटो में जब नरेंद्र मोदी जी नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो अब उनको भरोसा खत्म हो गया कि मेरे नाम से भीड़ जुटेगी। भरोसा ही खत्म हो गया। तो उनको लगा कि भाई अब दलित नेताओं को बुलाओ, जो पिछड़े ने अति पिछड़े नेताओं को बुलाओ, ताकि भीड़ भी जुटे और जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी वापस आए। नहीं तो क्या वो अकेले बनारस में नहीं कर सकते थे ऐसा कि उनको बुलाना पड़ा? चिराग पासवान को, पारस पासवान को, रामदास अठावले को, एकनाथ शिंदे को, इन सबको बुलाना पड़ा ना। और कहा यह गया कि एनडीए को एकजुट करके हमने संदेश दिया है। और उनकी गोदी मीडिया बोली कि इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं कर पा रहा है। अरे तो इंडिया गठबंधन 380 सीट पर चुनाव हो जाएगा तब करेगा क्या? 380 सीट पर चुनाव हो गया तब मोदी जी को बुद्धि आई कि एनडीए को एकजुट होने का संदेश देना है। अरे अपनी सीट बचाने के लिए उन्होंने एनडीए को एकजुट किया। पूरे देश में उनको जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि 4 चरण आते आते तस्वीर क्लियर हो चुकी थी कि इस चुनाव में क्या होने जा रहा है। अब तो अपनी सीट कैसे बचे यह चिंता में आ गए हैं। अब अपनी सीट बचाने के लिए उनको तमाम जो बनारस का इक्वेशन है उसके हिसाब से दलित वोटों को जोड़ना पड़ रहा है, अति पिछड़ों को जोड़ना पड़ रहा है। कैसे जुटे? देश के सारे मतदाताओं में ये संदेश साफ जा चुका है कि ये सरकार दोबारा आएगी तो संविधान नहीं बचेगा, आरक्षण नहीं बचेगा। और ये बात दिख भी रही है। नरेंद्र मोदी के भाषण में देखिए, आज कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान मानते ही नहीं है, मतलब हिंदू मुसलमान सब मेरे लिए एक जैसे हैं। और अगर हिंदू मुस्लिम करते तो हम सार्वजनिक जीवन में नहीं रह सकते थे। अरे अधिकार नहीं है आपको सार्वजनिक जीवन में रहने का। ये बोल करके कि कपड़ों से पहचानो, ये बोल करके कि देश का जो विपक्ष है वो देश विरोधी है, ये बोल करके कि देश का विपक्ष जो है अधिक बच्चा पैदा करने वाला कोई देश में समुदाय है जिसके लिए काम करना चाहता है। ये देश में अधिक बच्चा पैदा करने वाला समुदाय, ऐसा बोलने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में रहने का क्या अधिकार है? जो अपने देश के अल्पसंख्यक समुदाय को, मुसलमान को घुसपैठिया बोले जो नेता, उसको इस देश में सार्वजनिक जीवन में रहने का क्या अधिकार है? आपने जो बात रखी है वास्तव में वो सवाल बनकर आपसे पूछा जा रहा है। और कल आपने ये बात कही और आज फिर आप उसी एजेंडे पर लौट आए और आज फिर महाराष्ट्र से वैसी ही बातें कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बिना नफरत की सियासत के आपसे राजनीति होती नहीं है। आपने अपनी पार्टी में तय कर लिया कि एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, चुनाव नहीं लड़ाएंगे। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, खुलकर करते हैं, खुलकर बोलते हैं। प्रेम कुमार जी, इस साइकोलॉजी को जरा समझाइए कि जब आप समझते हैं, हम समझते हैं, देश दुनिया के लोग समझते हैं कि मोदी जी कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान पे बयान दे रहे हैं देश के सबसे बड़े चैनल को, और कह रहे हैं कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो सार्वजनिक जीवन में मुझे रहने का कोई अधिकार ही नहीं होगा, रह ही नहीं सकूंगा। फिर निकलते हैं और फिर उसी पे आ जाते हैं। तो क्या हम आप जैसी जनता जो है वो महामूर्ख है, या हमको महामूर्ख का तमगा लगा करके ही देखा जा रहा है, या उसी चश्मे से देखा जा रहा है कि ये मूर्खों को हम जो भी कहेंगे वही ये लोग, ये जो महामूर्ख हैं ये वही समझेंगे? क्या हम ही लोग महामूर्ख हैं जो इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं? हम जैसी जनता, हमसे मतलब ये नहीं कि मैं एक पत्रकार, आप एक पत्रकार, वो नहीं, उससे बाहर निकल के जरा इस साइकोलॉजी को समझाइए। मैं समझ नहीं पाता हूं, कई बार परेशान भी होता हूं कि भाई कोई आदमी सरासर मुंह पे झूठ कैसे कह सकता है? मंच पे खड़े होकर आप कैसे इतनी झूठ कह सकते हैं? दरअसल राजीव जी,
नरेंद्र मोदी जी को सफलताएं लगातार मिली हैं, चाहे जिस किसी तरीके से मिले, चाहे जो भी जोर लगाकर उन्होंने हासिल की हो, लेकिन उनको सफलताएं मिली हैं। तो ये सफलता का नशा है कि वो अंबानी अडानी पर भी वो टिप्पणी करते हैं जिस मोर्चे पर विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर है, वहां सीधे यू टर्न लेते हैं और एक ऐसी बात कह जाते हैं जिसको कि जो पचता नहीं है। हमें विश्वास नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अंबानी अडानी बोरे में भरकर काला धन भाई राहुल गांधी और कांग्रेस को ले जाकर के दे रहे हैं। ये बात तो पचती ही नहीं है। तो उसी तरीके से ये बात भी नहीं पच रही कि हिंदू मुसलमान वो नहीं करते। अब बात है कि फिर ऐसा कह क्यों रही? क्या जनता को बेवकूफ समझ रखा है? भाई जनता को तो बेवकूफ नीतीश कुमार ने भी नहीं समझा है, लेकिन नीतीश कुमार जिस मनोदशा से गुजर रहे हैं उसको जनता समझ रही है और वही रोग लग गया है इनको भी। ये समान किस्म की बीमारी है कि कब क्या बोल रहे हैं इनको पता नहीं चल रहा है। एक दिन बोलते हैं, दूसरे दिन फील्ड से गायब, फिर कल कुछ बोलते हैं, आज कुछ और बोलते हैं। इसको आप ये कह सकते हैं रणनीतिक कौशल नहीं। ये ऐसा समय जब आदमी आत्मघाती कदम उठाता है जिसको पता नहीं चलता हम क्या करें। हताश होना जिसको बोलते हैं, हताश होने पर कोई क्या व्यवहार करेगा आप आकलन कर सकते हैं क्या? हताश होने पर व्यक्ति ऐसा ही आचरण करता है कि एक दिन बोले कि हिंदू मुसलमान हम नहीं करते और दूसरे दिन फिर से हिंदू मुसलमान पर उतर आता है। इस मनोदशा को हताश होना बोलते हैं, इस मनोदशा को वो बीमारी बोलते हैं जिससे नीतीश कुमार जी गुजर रहे हैं। ये इस अवस्था में वो आ चुके हैं और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि टिप्पणी करने की आवश्यकता है। जी 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 बिल्कुल, उस मनोदशा को ये देखिए, जो बाकी के 3 पेज है उसमें भी कुछ नया नहीं होगा। उसकी गति तीव्रता थोड़ी कम बेसी हो सकती है और हमें जो लग रहा है जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है और बैकफायर कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हर स्टेप बैकफायर कर रहे हैं। जैसे आपने बिहार का उदाहरण दिया, बिहार में वाकई बहुत गुस्सा है नीतीश कुमार के प्रति भी है और नीतीश कुमार को खिलौना वाला कमल फूल देने वालों के प्रति भी है। तो ये गुस्सा साफ तौर पर है, कार्यकर्ता स्तर पर है। पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी और जेडीयू के बीच में लग रही थी, लेकिन अब बीजेपी जेडीयू में भी है जिसका बुरा परिणाम चुनाव में दिखेगा। और हम तो कह रहे हैं कि अलायंस तो कोई भी स्कोर करता नहीं दिख रहा है, अब बीजेपी भी स्कोर नहीं कर पाएगी आगे, ये हालात बनते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए जो बाकी सीटें हैं, इसका एक उदाहरण से आपको अभी हम बताएं। अभी एक तस्वीर चल रही है कि अमित शाह जी से वो श्री कला जी की मुलाकात हुई है जौनपुर में, जो उम्मीदवारी जिनकी खत्म कर दी गई थी, धनंजय सिंह की पत्नी। अब ये सोचिए, धनंजय सिंह जेल चले जाते हैं जब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जब टिकट कैंसिल हो जाता है उनकी पत्नी का तो जेल से बाहर आ जाते हैं। और अब ये तस्वीर दिख रही है कि श्री कला जी जाकर के अमित शाह से फूल का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये जो बात है हो सकता है, लेकिन ये पूरा खेल इससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी कितनी डरी हुई है कि एक सीट को मैनेज करने के लिए कितना बड़ा खेल खेल रही है। तो ये तस्वीर वास्तव में पूरी गुप्त रणनीति का खुलासा करती है और उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर है। जी एक और बात हम देख रहे हैं कि अभी खबर है कि थोड़ी देर पहले ये आईपीएल मैच देखने के लिए महिला पहलवान और साथ के पहलवान साथी बजरंग पुनिया दूसरे 5 लोग गए। वो अपना टिकट लेकर के देखना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं देखने दिया गया, आईपीएल देखने नहीं दिया गया। यानी मतलब उसमें क्या गुनाह किया? खिलाड़ी खेल नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा? लेकिन खिलाड़ियों को खेल देखने नहीं दिया गया, कोई कारण नहीं। पुलिस जबरदस्ती उनको न अंदर जाने दे रही थी न बाहर निकलने दे रही थी। और अब थोड़ी देर बाद पहले जब वो बाहर आए हैं तो उन लोग अपनी स्थिति बता रहे हैं। तो ये सिर्फ दिल्ली में घटी घटना नहीं है, ये घटना उसी किस्म की घटना है जो तस्वीर आप
थोड़ी देर पहले चर्चा कर रही थी कि कैसे देखो संविधान खत्म हो रहा है, कैसे मारा जा रहा है लोगों व्यक्ति को इसलिए कि आप बीजेपी को वोट नहीं दोगे। इस ये वैसी तस्वीर है भाई। महिला खिलाड़ी जिसने आवाज उठाई, और महिला खिलाड़ी जिसके लिए पुरुष खिलाड़ी ने आवाज उठाई, आवाज उठाना इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा कि खेल देखने से रोक दोगे, स्टेडियम जाने से रोक दोगे। ये एक पूरे देश में लोगों की आत्मा को झकझोरने वाली घटना घटी है। तो जो आप बता रहे हैं, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, इन प्रदेशों का टोन एक जैसा है। इस बार बीजेपी को आने नहीं देना है, ये टोन है। और इसके बावजूद कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद कि बीजेपी संसाधनों से परिपूर्ण है और बहुत मजबूत है, लेकिन ये सारी मजबूती हवा होती दिख रही है जमीनी स्तर पर, क्योंकि जनता इस बार इन निरंकुश सत्ता को और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये निरंकुशता के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वतंत्र वातावरण, भय मुक्त वातावरण हो, इसके लिए जनता की वेदना, जनता की जागरूकता एक तरह से जाग गई है जनता। जी 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 बिल्कुल। कैसे एक तरफ जनता है और दूसरी तरफ प्रशासन है।